फ्रेंड्स, मैं चेतना भाटी आज आपको इनकम टैक्स की विशेषता बताने जा रही हूँ। उसके पहले मैंने आपको इनकम टैक्स का मीनिंग बताया था, इनकम टैक्स का इतिहास बताया था कि भारत में इनकम टैक्स का क्या इतिहास है। यदि आपको वो वीडियो देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अब आयकर की विशेषता पर ध्यान देते हैं कि आयकर की विशेषता क्या है। तो आयकर की विशेषता निम्नलिखित है। केंद्रीय कर, फर्स्ट पॉइंट है केंद्रीय कर। अब हम देखते हैं आयकर की विशेषता में केंद्रीय कर का क्या महत्व है। तो आयकर एक केंद्रीय कर है, आयकर एक केंद्रीय कर है मतलब सेंट्रल टैक्स है। भारत में केंद्र सरकार द्वारा आयकर लगाया एवं वसूल किया जाता है। मतलब जो हमारे इंडियन में केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आयकर लगाया भी जाता है और वसूल भी किया जाता है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच साधनों का बंटवारा जिस प्रकार किया जाता है, भारतीय संविधान जब हुआ था उसमें जो केंद्र और राज्य के बीच जो साधनों का जो बंटवारा हुआ था वो किस प्रकार किया जाता है, उसमें कंपनी की आय पर कर लगाने का अधिकार केंद्र को दिया गया है। जो कंपनी होती है उसमें जो आय पर जो कर लगता है, जो आय रहती है उस पर जो कर लगता है, उस कर का अधिकार पूरा केंद्र सरकार को दिया गया है। कंपनी की आय वाली आयकर को निगम कर भी कहते हैं, मतलब कॉर्पोरेट टैक्स भी कहते हैं। अब इसमें हम दो इसके महत्वपूर्ण पढ़ते हैं कि इसमें क्या महत्व है। इस समय देश में लगभग 7 करोड़ करदाता आयकर की परिधि में आते हैं। जो ये समय चल रहा है देश में उसमें लगभग 7 करोड़ करदाता आयकर की परिधि में आते हैं, मतलब इनकम टैक्स की परिधि में आते हैं। सेकेंड पॉइंट है 31 मार्च 2019 तक वित्तीय वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर में जो 2018-19 में आयकर से लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक था। जो राजस्व प्राप्त हुआ था 12 लाख करोड़ का, वह पिछले वर्ष जो वर्ष निकल चुका है, जो पिछला वर्ष था उसकी तुलना में 12% अधिक है। सेकेंड पॉइंट है प्रत्यक्ष कर। अब प्रत्यक्ष कर पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष कर में क्या है? कर भार की दृष्टि से आयकर प्रत्यक्ष कर है। जो कर का जो भार रहता है, कर का भार पड़ता है जब एक व्यक्ति पर, उस कर की दृष्टि से आयकर प्रत्यक्ष कर है। यह व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों, हिंदू अविभाजित परिवार एवं अन्य संस्थाओं की कर योग्य आय पर लगाया जाता है। यह एक व्यक्तियों पर, मतलब एक व्यक्ति के ऊपर, एक फर्म के ऊपर, एक कंपनी के ऊपर और एक हिंदू अविभाजित परिवार के ऊपर, अन्य संस्थाओं के ऊपर कर योग्य आय पर लगाया जाता है। आयकर का भार उसी व्यक्ति को चुकाना पड़ता है। आयकर का जो भार रहता है, आयकर का जो भार पड़ता है एक व्यक्ति पर, उसी व्यक्ति को चुकाना पड़ता है जो इसे चुकाता है। हमेशा जो इसे चुकाता है उसी व्यक्ति को ही यह आयकर का भार चुकाना पड़ता है। करदाता इस कर की रकम पुनः किसी अन्य व्यक्ति से वसूल नहीं कर सकता। करदाता जो कर का जो लेन देन जो करता है, वह इस कर की जो रकम रहती है वो पुनः किसी अन्य व्यक्ति से वसूल नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट है कर योग्य आय पर कर योग्य जो आय रहती है उस पर कर कैसे होता है। यह कर व्यक्ति की कर योग्य आय पर लगता है। यह व्यक्ति की जो कर योग्य आय रहती है, टैक्सेबल जो आय कर योग्य आय रहती है उस पर लगता है। कर योग्य आय से आशय आयकर अधिनियम के प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार, जो आयकर के अधिनियम के जो प्रावधान होते हैं, प्रोविजन होते हैं, वे नियमों के अनुसार वेतन, सैलरी, मकान, संपत्ति,
व्यापार, पेशा, पूंजी लाभ एवं अन्य साधनों से आय, इन 5 शीर्षकों के अंतर्गत ये जो पांचों शीर्षक है, वेतन, मकान, संपत्ति, व्यापार, बिजनेस, पेशा, पूंजी, कैपिटल, प्रॉफिट एवं अन्य साधन जो रहते हैं वो आय के इन 5 शीर्षकों के अंतर्गत ज्ञात की गई सकल कुल आय, जो सकल कुल आय रहती है उसमें से जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, दान की कटौतियों के घटाने के बाद होती है। जो ये उन 5 शीर्षकों के अंतर्गत की जाती है, ज्ञात की जाती है, क्योंकि इसमें सकल कुल आय में से जीवन बीमा भी होता है, मतलब कि लाइफ टाइम इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा भी होता है, दान, डोनेशन की कटौती, डोनेशन की जो कटौतियाँ होती है उसके घटाने के बाद ही यह होता है कर योग्य में। 1000 4th पॉइंट है कर मुक्त सीमा। अब कर मुक्त की जो कर मुक्त जो होता है उसकी सीमा क्या होती है? एक व्यक्ति के लिए कर योग्य आय, जो एक व्यक्ति रहता है उसके लिए कर योग्य आय का एक निर्धारित भाग कर मुक्त होता है। मतलब एक व्यक्ति के लिए जो कर योग्य आय रहती है उसका निर्धारित मतलब एक संपन्न भाग, मतलब एक निर्धारित भाग कर मुक्त होता है, अर्थात इस सीमा के बाद जो सीमा खत्म हो जाती है उसके बाद जो आय बचती है उस पर आयकर लगता है। जो आय बचती है उस पर आयकर लगता है। व्यक्ति एवं हिंदू अविभाजित परिवार करदाता के लिए कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के संदर्भ में सामान्य कर मुक्त सीमा 2.5 लाख रुपए है। व्यक्ति अब हिंदू अविभाजित परिवार जो रहता है, एक व्यक्ति का मतलब एक व्यक्ति जो रहता है उसके अंदर अविभाजित जो परिवार रहता है वह करदाता के लिए एक निर्धारण वर्ष रहता है। उसमें 2019 के लिए 19 के संदर्भ में सामान्य कर मुक्त जो सीमा होती है, जो कर की मुक्त की जो सीमा होती है, उस सीमा की जो आय होती है वह 2.5 लाख रुपए है। जबकि वरिष्ठ मतलब सबसे ऊपर लेवल वाले नागरिक करदाता के लिए वह राशि 3 लाख रुपए है। 3 लाख रुपए तक की आय कर से मुक्त रखी गई है। जो कर से मुक्त 3 लाख रुपए तक की जो आय कर से मुक्त रखी गई है। अति वरिष्ठ जो सबसे ऊपर जो सबसे सब लेवल के जो व्यक्ति रहते हैं वरिष्ठ नागरिक, वह 80 वर्ष या अधिक 80 वर्ष के हो या उससे अधिक हो तो उसके लिए कर मुक्त सीमा जो होती है वो 5 लाख रुपए रखी गई है। 5th पॉइंट है प्रगतिशील की कर की दरें। जो प्रगतिशील होता है उसकी जो कर होता है उसकी दर क्या होती है? व्यक्ति की इस दशा में संपूर्ण आय पर एक जैसी कर की दर लागू नहीं होती। जो एक व्यक्ति होता है उसकी दशा में संपूर्ण आय जो समस्त जो आय होती है उस पर एक जैसी कर एक जैसा टैक्स नहीं होता है, एक जैसे टैक्स की दर लागू नहीं की जाती है, बल्कि आय के विभिन्न खंड होते हैं। विभिन्न खंडों पर अलग अलग दरों से उस कर की गणना की जाती है। अलग अलग रेट जो होता है उस रेट से ही आय की गणना की जाती है। जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे कर की दर भी बढ़ जाती है। आय बढ़ेगी तो जो टैक्स रहता है उसकी दर भी बढ़ेगी। जैसे हम हमारे मकान में रहते हैं और उस मकान की आय एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती कि वो व्यक्ति उसकी महीने भर की जो इनकम रहती है वो कितनी रहती है। यदि उसकी जो मंथ की जो इनकम रहेगी वो उस टाइम के लिए तो उतनी ही रहेगी, उस टाइम के लिए उसकी दर उतनी ही रहेगी। और यदि अगले मंथ उस आय को वो बढ़ गई, उस इनकम वो जो इनकम रहती है वो बढ़ गई तो उस कर की जो दर रहेगी वो भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। कर का निर्धारण वर्ष 2019 और 20 में व्यक्तिगत आयकर की न्यूनतम दर जो होती है वो 5% एवं अधिकतम बड़े लेवल की जो दर रेट रहती है वो 30% है। कंपनी एवं साझेदारी फर्मों में भी एक दर रहती है, एक मतलब पार्टनरशिप में भी
पार्टनरशिप करते हैं तो उसकी जो फर्म रहती, कंपनी रहती है, उसमें भी 30% की स्थिर दर से आयकर लगता है, आयकर लगता है। 6 है अधिभार। अधिक भार मतलब सरचार्ज भी लगता है। वित्तीय वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर में 2018-19 में कर निर्धारण वर्ष, कर का जो निर्धारण वर्ष है 2019-20 में उच्च आय वर्ग वाले व्यक्ति, उच्च मतलब कि सर्वोच्च जो रहते हैं वो आय वाले वर्ग वाले व्यक्ति पर सामान्य आयकर की राशि पर एक निश्चित प्रतिशत दर से अधिभार भी लगता है। निश्चित दर जो रहती है, प्रतिशत जो रहता है, उस दर की दर से अधिभार भी लगता है। व्यक्ति एवं हिंदू अविभाजित परिवार की कर योग्य आय, एक व्यक्ति की और हिंदू अविभाजित कर योग्य जो आय रहती है परिवार की, वो 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच हो तो देकर का 10% अधिभार लगता है। जो देकर जो रहता है उसका 10% अधिभार लगता है, और यदि 1 करोड़ से अधिक आय हो तो देकर का आयकर पर 15% अधिभार अतिरिक्त रूप से देय होता है। 7वां पॉइंट है स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर। स्वास्थ्य एवं शिक्षा के ऊपर भी एक उपकर होता है। कर निर्धारण वर्ष 2019 और 20 में जो गत वर्ष 2018-19 आयात करदाताओं को कुल आय पर देकर अधिभार सहित 4% की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा के ऊपर उपकर भी चुकाना पड़ता है। यह एक स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर भी यह कर चुकाना पड़ता है। अधिभार के ऊपर अधिभार सहित चुकाना पड़ता है 4%। जैसे जैसे कुल आय पर निर्धारित दरों से देय आयकर 40,000 रुपये है, जैसे जैसे जो कुल आय रहती है उसकी जो निर्धारित दर रहती है, जो रेट रहता है वह 40,000 रुपये है, तो इस पर 4% की दर से 1,600 रुपये स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर जोड़कर कुल कर दायित्व 41,600 रुपये है। अब एक सिंस करके हम एक नोटिस बताते हैं। गत वर्ष जो वर्ष निकल चुका है उसमें 2018-19 में कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए 3% शिक्षा उपकर के स्थान पर 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर लगाया गया है। अब जो 3% जो लगता था, अब वह 4% 2019-20 में लगाया गया है। 8वां पॉइंट है आयकर का क्षेत्र कितना बड़ा है। अब आयकर का क्षेत्र देखते हैं कि आयकर का क्षेत्र कितना है। आयकर केवल व्यष्टि इंडिविजुअल करदाताओं पर ही नहीं लगता, बल्कि यह फर्मों, कंपनियों, हिंदू अविभाजित परिवार, ट्रस्ट, सहकारी समितियों, व्यक्तियों के समुदाय की कर योग्य आयों पर लगता है। आयकर केवल मतलब व्यष्टि या करदाताओं पर ही नहीं लगता, यह एक फर्म के ऊपर भी लगता है, एक कंपनी के ऊपर भी लगता है, परिवार के ऊपर भी लगता है, ट्रस्ट हो तो ट्रस्ट के ऊपर लगेगा, सहकारी समिति हो उसके ऊपर लगेगा, व्यक्ति के ऊपर भी लगेगा, समुदाय की कर योग्य सब के ऊपर यह आय लगती है। इस प्रकार आयकर का क्षेत्र विस्तृत, इसलिए आयकर का क्षेत्र विस्तृत है, मतलब आयकर का क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसकी परिधि में आय कमाने वाला प्रत्येक वर्ग आता है। इसकी जो परिधि होती है उसमें आय कमाने के जो उद्देश्य होते हैं वह प्रत्येक वर्ग में आते हैं। फिर भी 130 करोड़ की आबादी वाले देश में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या केवल 6% ही है। फिर भी मतलब 130 करोड़ की जो जनसंख्या है, हमारी आबादी जो हमारे भारत देश की, जो आयकर से रिटर्न भरने वाली संख्या केवल 6% ही है। वर्तमान में देश में लगभग 7 करोड़ आयात करदाताओं में वास्तविक करदाता लगभग 5 करोड़ है। 2 करोड़ करदाता आयकर विवरणी तो भरते हैं लेकिन उनका कर दायित्व शून्य होता है, मतलब वो विवरण तो पूरा करते हैं जो भरना रहता है, लेकिन उस कर दायित्व की जो विवरण रहता है वो पूरा शून्य होता है। 9th पॉइंट धनी व्यक्तियों पर भार। जो धनी व्यक्ति रहते हैं, बहुत अमीर व्यक्ति जो रहते हैं उनके ऊपर भी कर का भार होता है। आयकर का भार मुख्य रूप से अमीर एवं उच्च मध्यम वर्ग पर पड़ता है, मतलब सबसे अमीर लोग, उच्च क्वालिटी वाले
मध्यम वर्ग पर पड़ता है। अमीर व्यक्तियों की आय अधिक होने से उन्हें ऊंची दरों पर कर देना पड़ता है। मैंने अभी आपको बताया था कि यदि हम आय हमारी बढ़ती है, जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे कर की दर भी बढ़ेगी। अमीर व्यक्तियों की आय भी अधिक होने से, जो अमीर व्यक्ति रहते हैं उनकी आय अधिक होगी तो कर की दर भी अधिक होगी और उनको कर ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। मध्यम वर्ग को निजी दरों में 5% से 20% तक कर देना पड़ता है। गरीब एवं निम्न मध्यम वर्ग, गरीब भी रहते हैं कुछ लोग, उनके ऊपर भी कर लगता है। गरीब वर्ग के मध्यम लोगों पर इसका भार नहीं पड़ता है। जो गरीब रहते हैं उनके ऊपर कर का भार नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी आय सामान्यतः कर मुक्त सीमा के अंदर ही होती है। 10th पॉइंट है आयकर का प्रशासन। आयकर का प्रशासन पर क्या वो रहता है? आयकर का करारोपण एवं वसूली का कार्य, आयकर का जो करारोपण एवं वसूली का जो कार्य होता है वो केंद्र सरकार के एक पृथक विभाग द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार के एक पृथक विभाग द्वारा ही किया जाता है, जिसे आयकर विभाग कहते हैं, आयकर का विभाग कहते हैं। यह विभाग प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के प्रशासन एवं नियंत्रण में यह कार्य करता है। यह बोर्ड केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन होता है। मतलब ये जो बोर्ड रहता है वो वित्त मंत्रालय के अधीन ही होता है। 11th पॉइंट है आयकर का बंटवारा। अब आयकर का बंटवारा कैसे होता है? यद्यपि सरकार एक केंद्रीय कर है, यद्यपि आयकर एक केंद्रीय कर है, लेकिन इसकी संपूर्ण आय पर केंद्र सरकार का अधिकार नहीं होता है। यदि आयकर एक केंद्रीय कर है पर फिर भी इसकी संपूर्ण आय का केंद्र सरकार का अधिकार नहीं होता है। व्यक्ति से प्राप्त आयकर जो केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार जो बंटवारा किया जाता है, जो बंटवारा होता है सिफारिश करने के बाद, लेकिन कंपनियों पर लगाए गए आयकर एवं अधिभार की संपूर्ण राशि जो होती है, संपूर्ण राशि जो आयकर के अधिभार पर जो संपूर्ण राशि का जो उपयोग होता है वो अधिकार केंद्र का होता है। अब हमने इनकम टैक्स का फर्स्ट चैप्टर को हमने अच्छी तरीके से पढ़ा। इसकी थ्योरी, यह सिर्फ थ्योरिकल था, हमने इसकी थ्योरी पढ़ी है। अब हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे अगले पार्ट में हम 2nd चैप्टर पढ़ेंगे। हम अब सवाल भी करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और लाइक भी करना पड़ेगा। थैंक यू।